सोशल मीडिया में बहुत बड़े पैमाने पर चर्चा का विषय हो गया है। सारे देश भर से मुझे टेलीफोन आ रहे हैं कि आप ईवीएम फोड़ने का कार्यक्रम कब शुरू कर रहे हैं। तो अभी मैं ईवीएम फोड़ने का मेरा कार्यक्रम नहीं है। अभी मैं चुनाव आयोग को इसमें सुधार करने के लिए कह रहा हूँ। यदि चुनाव आयोग इसमें सुधार नहीं करता है तो फिर अगले चुनाव में हम ईवीएम फोड़ेंगे। फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। फिक्र मत करो, कल तक ये सरकार गिर जाए। हेलो फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आया हूँ संविधान चौक। आप देख सकते हैं मेरे पीछे में बहुत सारे हज़ारों की संख्या में लोग आए हैं। ईवीएम का जो विरोध हो रहा है। 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है वो काफ़ी परिवर्तनशील होने वाला है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। हम जानना चाहते हैं कि किस वजह से यहाँ तक आए हुए हैं। फ्रेंड्स, मेरे साथ में रंगारी सर हैं जो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल इंटरनेटवर्क से जुड़े हुए हैं। जानते हैं कि उनके विचार क्या कहना चाहते हैं। हाँ, सबको जय मलयासी, जय संविधान, जय भारत। मैं यहाँ जो भारत मुक्ति नागपुर में जो परिवर्तन यात्रा का आज की सभा इंदिरा मैदान में है 6 बजे से 10 बजे तक, और हम अभी फिलहाल संविधान चौक में हैं। और यहाँ से ये परिवर्तन यात्रा इंदिरा चौक जा रही है। तो ये जो परिवर्तन यात्रा है ईवीएम भंडाफोड़ के विरोध में है। और ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये 365 दिन इनका ये पीरियड है। और इससे हम ईवीएम मशीन जब तक रहेगी तब तक हमारा ईवीएम मशीन ने क्या किया, देश का सत्यानाश किया। ईवीएम मशीन की वजह से हमारा जो महत्वपूर्ण और फंडामेंटल राइट जो है वोटिंग का अधिकार वो 0 हो गया है और इसका चला गया है। और ईवीएम मशीन ये हैक हो सकती है, होती है। और सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 में ये रिजल्ट दिया है कि जजमेंट दिया है कि ईवीएम मशीन से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकते। इसीलिए इसके साथ पेपर ट्रैक मशीन लगाया जाए और उसकी 100% काउंटिंग करना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमस्कार, मैं विक्की बेलखोड़े, भारतीय बेरोजगार मोर्चा राष्ट्रीय संयोजक। आज 11 मार्च 2023 को इंदिरा मैदान में एक भव्य महासभा होने जा रही है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विरोध में जो मतदाताओं के वोट को शून्य करने का काम ईवीएम के माध्यम से किया जा रहा है। इसके विरोध में महाराष्ट्र में एक बड़ी परिवर्तन यात्रा निकल रही है, जो कि जन समुदाय तक, वोटर तक मताधिकार जिसके पास में है वो मतदाता तक उसके अधिकार की जानकारी पहुंचना चाहिए। इस माध्यम से बहुजन क्रांति मोर्चा व भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में यह रैली निकल रही है। और वर्तमान में विद्यार्थियों की, युवाओं की, बेरोजगारों की जो समस्या दिन ब दिन बढ़ते हुए जा रही है, इसका एकमेव कारण है कि वर्तमान की जो सरकार है, चाहे फिर वो कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, इन सरकारों को युवा, विद्यार्थियों और बेरोजगारों के वोट का डर नहीं है कि उनके विरोध में अगर निर्णय लिए जाए तो ये बेरोजगार हमें वोट नहीं करेंगे। इसके बावजूद भी यह डर न होने का कारण क्या है, तो उनके पास में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है।
कि उनके विरोध में भी अगर वोट दिया जाए तो भी वह ईवीएम मशीन से उस वोट को अपने समर्थन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसीलिए सभी विद्यार्थी युवा बेरोजगारों की जो मूल समस्या है वो समस्या हमारी बेरोजगारी के साथ साथ हमारे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ने जो हमें वोट के अधिकार को जो शून्य किया गया है उसका कोई डर नहीं रहा है। वह एक महत्वपूर्ण हमारे विरोध में चलाया जाने वाला जो हथियार है वो ईवीएम मशीन है। और ईवीएम मशीन का भांडाफोड़ का कार्यक्रम भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब कर रहे हैं। हम भारतीय विद्यार्थी और बेरोजगार मोर्चा संगठन के माध्यम से इस परिवर्तन यात्रा का, इस ईवीएम भांडाफोड़ परिवर्तन यात्रा का हम समर्थन करते हैं और हम इसमें सहभाग भी कर रहे हैं। धन्यवाद। ईव्हीएम भांडाफोड परिवर्तन यात्रेचा मुख्य उद्देश असा आहे की ईव्हीएमच्या माध्यमातून घोटाळा होतो असं सुप्रीम कोर्टाचं 8 ऑक्टोबर 2013चा निर्णय आहे। पण ती मीडियाच्या लोकांपर्यंत ही बातमी न पोहोचवल्यामुळे पहिला उद्देश तर या बाबतीमध्ये जागरण करणे की ईव्हीएममध्ये घोटाळा होतो असं सुप्रीम कोर्टाचं म्हणतं। दुसरं, सुप्रीम कोर्टानं घोटाळा थांबवण्यासाठी पेपर ट्रेल मशीन लावण्याचा आदेश दिला। तो 2014ला 0.33% लावण्यात आला, परंतु त्याची मोजणी केली जाते। परंतु सुप्रीम कोर्टानं ते मोजणी करण्याचा आदेश दिलेला आहे, मशीन लावण्याचा नाही। निवड मशीन लावणे म्हणजे नौटंकी करण्यात काय अर्थ आहे? म्हणून सरकारच्या माध्यमातून किंवा निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून फक्त ती मशीन लावली जाते, मोजली जाते किंवा मोजण्यासाठी सुद्धा आमचा हा अभियान आहे। तिसरा मुद्दा, जर ईव्हीएम मशीनच्या माध्यमातून ज्या काही गोष्टी केल्या जातात त्या थांबवल्या जाणार नसतील तर त्या संबंधामध्ये त्या बाबतीत सुधारणेचा प्रस्ताव आहे की ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबरपर्यंत निवडणूक आयोगाने यामध्ये सुधारणा करावी आणि फुलप्रूफ मशीन जी आहे ती द्यावी आणि सुप्रीम कोर्टाच्या 3 जजच्या पॅनलच्या निगराणी नियंत्रण निर्देशनामध्ये या निवडणुका देशातल्या व्हाव्या, नागरिक समिती बनवण्यात याव्या। असं जर समजा निवडणूक आयोगाने मान्य केलं नाही तर 2024च्या निवडणुकीमध्ये आम्ही ईव्हीएम मशीन फोडू। ईव्हीएम हटाओ, देश बचाओ। निर्णय दिला राज्य राजकारणामध्ये, तुमचं काय मत आहे त्यावर? राजीव कुमार हे जे चीफ इलेक्शन कमिशनर आहेत ते नरेंद्र मोदीची चाकरी करण्याचं काम करत आहेत। भारतीय घटनेने त्यांना स्वतंत्र आणि स्वायत्त निर्णय घेऊन काम करण्याचे अधिकार दिलेले आहेत, पण ते त्यांची नोकरी करून राहिले। हे त्यांचं वर्तन घटनाविरोधी आहे, संविधान विरोधी आहे आणि त्यामुळेच चीफ जस्टिस ऑफ इंडियाने प्रधानमंत्र्याला निवडणूक कमिशनर निवडण्याचा जो अधिकार होता तो रद्द केला आणि इथून पुढं प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आणि विरोधी पार्टीचे नेता हे 3 लोक मिळून निवडणूक कमिशनर निवडतील। याचा अर्थ स्पष्ट आहे की सुप्रीम कोर्ट सुद्धा निवडणूक आयोगाच्या कमिशनरांच्या बाबतीमध्ये संदिग्ध आहेत, त्यांना विश्वास नाही, हे त्यांच्या निर्णयावरून प्रूव्ह झालेलं आहे। आरएससीच्या मुख्यालयावर तुम्ही मोर्चा काढला होता, आरएससीचा मुख्य काढण्याचा निर्णय घेतला होता आणि कोर्टाने त्याला परवानगी नाकारली होती, काय कारण होतं? कोर्टाला पोलिसांनी खोटं सांगितलं की याच्यामध्ये माओवादी आहेत, याच्यामध्ये नक्षलवादी आहेत। त्या मी आता कोर्टाला लिहून दिलं की
कुठं आहेत ते दाखवा. पुढे पुढे सभा असणार. ते कुठे आहेत? ते माओवादी कुठे आहेत? कुठे आहेत ते? तुम्हाला ते पोलीसवाल्यांनी देऊन गेलं ते कुठे आहे? ते पोलीसवाल्यांनी जजेसला खोटं लिहून दिलं, जजेसनी ते खोटं म्हणणं मान्य केलं, त्यावरून ही गोष्ट सिद्ध होते. त्यामुळे त्या संबंधात आवश्यक कारवाई आम्ही करू. पुढे पुढे सभा असणार. सभा पुढे पुढे असणार. आता ह्या लोकांनी ज्या ठिकाणी सभा ठेवली असेल त्या ठिकाणी होईल. 13 तारखेपर्यंत ही महाराष्ट्रातल्या म्हणजे गोंदिया भंडाऱ्यामध्ये समापन होईल आणि नंतर मग दुसऱ्या राज्यात सुरू होईल. तर हे 365 दिवस चालणार आहे. म्हणजे 21 फेब्रुवारी 2024 चालणार आहे. म्हणजे हे कंटिन्यू चालणार आहे. ईवीएम की वोटिंग मशीन हम मिट्टी में दफनाएंगे, ईवीएम की वोटिंग मशीन हम मिट्टी में दफनाएंगे, ईवीएम की वोटिंग मशीन हम मिट्टी में दफनाएंगे। आज ईवीएम के बदौलत कांग्रेस सत्ता में आई थी, भारत के चुनाव आयोग ने ईवीएम मशीन लाई थी, भारत के चुनाव आयोग ने ईवीएम मशीन लाई थी। कांग्रेस भाजपा दोनों ने यहाँ मिली भगत जमाई थी, कांग्रेस भाजपा दोनों ने यहाँ मिली भगत जमाई थी। इधर भी ब्राह्मण उधर भी ब्राह्मण, इधर भी ब्राह्मण उधर भी ब्राह्मण, मनु की नीति अपनाई थी। इधर भी ब्राह्मण उधर भी ब्राह्मण, तंत्र को बचाएंगे और ईवीएम की वोटिंग मशीन हम मिट्टी में दफनाएंगे, ईवीएम की वोटिंग मशीन हम मिट्टी में दफनाएंगे, ईवीएम की वोटिंग मशीन हम मिट्टी में दफनाएंगे, ईवीएम की वोटिंग मशीन हम मिट्टी में दफनाएंगे। ईवीएम से घोटाला देश में बीजेपी ने किया है, ईवीएम से घोटाला देश में बीजेपी ने किया है। 2014 से अब तक देश पे कब्जा किया है, 2014 से अब तक देश पे कब्जा किया है। पूंजीपतियों उद्योग के जरिए हम देखते हैं कि शुरुआत में हमारे वोट की खरीदी करने की कोशिश इन लोगों ने किया। जब यहाँ का बहुजन समाज नहीं बिकने वाला बन रहा था तो इन लोगों ने ईवीएम के माध्यम से वोट को चोरी करने का काम चालू किया है। 2004 से यहाँ कांग्रेस जो पार्टी थी, ईवीएम लाने का काम यहाँ के कांग्रेस ने किया और 2004 से इन्होंने ईवीएम के माध्यम से वोट की चोरी करना चालू कर दिया। हम देखते हैं 2004 के पहले कोई भी स्थिर गवर्नमेंट, कोई भी सरकार ये मजबूत सरकार नहीं बनती थी, ये मजबूर सरकार बनती थी। मगर हम देखते हैं जब से ईवीएम चालू हुआ है 2004 में पहली बार कांग्रेस सरकार ये मजबूत सरकार बनी। उसके बाद में ईवीएम के माध्यम से चोरी करके 2009 में भी कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। जब 8 अक्टूबर 2013 को इनकी चोरी पकड़ी गई तब इन्होंने बीजेपी वालों के साथ साठगांठ कर अपना ईवीएम माध्यम से दोनों ने कि भाई हमने 2 बार सरकार चोरी करके बनाई है, आप भी 2 बार चोरी कर लो, ईवीएम के माध्यम से हम आपको साथ देते हैं। और ऐसा हम देख रहे हैं कि 2004, 2009, 2014 और 2019 में ईवीएम के माध्यम से ये बीजेपी और कांग्रेस ने यहाँ हमारे वोटों की चोरी करके बहुजन समाज को गुमराह करके ये चोरी करके सरकारें बन रही है। इसलिए माननीय वामन मेश्राम साहब ने 24 अप्रैल 2017 में
सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये पेपर ट्रेल लगाने का काम किया। पेपर ट्रेल लगाने के बाद भी जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था उसको यहाँ के कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर उसमें भी वो निर्णय को खारिज करने की कोशिश की। तो ये जो कांग्रेस और बीजेपी की मिली भगत है, ये मिली भगत को हमको ईवीएम का भंडाफोड़ किए बगैर हम ये कांग्रेस और बीजेपी की सरकार को हम ध्वस्त नहीं कर सकते। आज हम देखते हैं कि बाबा साहब ने तो हमको लोकतंत्र दिया है, मगर ये लोकतंत्र यहाँ ब्राह्मणवादी लोगों ने खत्म करके यहाँ एक तो ब्राह्मण तंत्र निर्माण किया है। तो इस ब्राह्मण तंत्र को खत्म करने के लिए ईवीएम का भंडाफोड़ करना जरूरी है। इसलिए पहले तो भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यात्रा तय हो गई थी, मगर कोविड-19 की वजह से वो रुक गई थी आंध्र प्रदेश में। फिर से ये यात्रा कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक जाने वाली थी, जो 26 जनवरी से इसका शुरुआत होने वाला था, मगर तमिलनाडु के जो पेरियारवादी स्टालिन नाम के जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने हमारा यात्रा 26 जनवरी को तमिलनाडु में रोका। उसके बावजूद हम लोगों ने भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से मेश्राम साहब ने इस यात्रा को हाईकोर्ट के माध्यम से फिर से परमिशन मिला ली और ये 15 मार्च से ये यात्रा फिर से कन्याकुमारी से चालू होगी। उसके पहले 21 फरवरी को मुंबई से ये यात्रा चालू हुई है और पूरा महाराष्ट्र का भ्रमण कर ये यात्रा आज नागपुर में इंदिरा ग्राउंड में पहुंची है। हम देखते हैं कि हमारा जो वोट है वो वोट जब तक चोरी होते रहेगा, उस माध्यम से हम चाहते हैं कि ये भंडाफोड़ यात्रा को हम सब लोगों ने साथ देना चाहिए और सबने विरोध करके हमारा लोकतंत्र बचाना चाहिए, ऐसी मैं अपील करता हूं और मेरे दो शब्द समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। और सभी महापुरुषों को मैं वंदन करके आज इस भारत मुक्ति मोर्चा के इस भांडाफोड़ कार्यक्रम के माध्यम से उपस्थित इस स्टेज पे सभी मान्यवर और सभी श्रोतागण, बंधु और भगिनीनों, कई सालों से ये जो ब्राह्मणवाद और अम्बेडकरवाद, इस ब्राह्मणवाद को ख़त्म करने के लिए अम्बेडकरवाद काम कर रहा है बहुत अच्छे लोगों के माध्यम से, और इसी में आदरणीय वामन मेश्राम साहब का योगदान बहुत अच्छा है। इसीलिए मुझे भी ऐसा लगा कि अभी तक के जितने इलेक्शन देख रहे हैं, इस इलेक्शन में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो हमें वोट का अधिकार दिया था और हमारी वोट की एक कीमत थी। वोटिंग के दौरान ब्राह्मण लोगों ने अपना राज प्रस्थापित करने के लिए ईवीएम को चुना है, इससे सिद्ध होता है एक उदाहरण से। इसके अलावा आपने सुना होगा कि देश के अंदर जब चुनाव हुए अलग अलग जगह में, मध्य प्रदेश में हुए, बिहार में हुए, तो ऐसे बहुत सी घटनाएं हुई कि ईवीएम को एक गाड़ी में डाल के अलग अलग जगह पे लेके जाया गया और कैसे क्या उसका अंदर चेंज किया गया, ये बहुत बार अखबार में आया। लेकिन जो मीडिया बिका हुआ है, बोलता है कि संविधान के मुख्य पहरेदार है, लेकिन मैं यहाँ बोलना चाहूंगा कुछ पत्रकारों को छोड़ के, कुछ अखबारों को छोड़ के ये पूरा मीडिया गुलाम बना हुआ है, मोदी गोदिया हो गया। जब तक ये मीडिया सही चित्र दिखाएगा नहीं इस मोदी का, इस केंद्र सरकार का, तब तक हमें सही चीजों का पता नहीं चलेगा। मैं एक फौजी होने के नाते आपको बताना चाहूंगा, कुछ दिन पहले दिल्ली के जंतर मंतर पे पूरे देश से फौजी लोग इकट्ठा हुए थे। वो अपनी मांग सरकार से OR 1 रैंक 1 पेंशन की डिमांड कर रहे थे, लेकिन उनके ऊपर ये जो बर्बर हिटलर बैठा हुआ है मोदी नाम का, इसने उनके ऊपर लाठी चार्ज किया। ये ना किसानों की
इज्जत करते हैं, ना सैनिकों की इज्जत करते हैं, ना सिर्फ इनको अदानी अंबानी और जो गिने चुने उद्योगपति है उनको ये बढ़ा रहे। अपने देश की इकोनॉमी, अपने देश का पैसा ये सिर्फ 2, 3, 4% लोगों के पास है। अभी तक देश के लास्ट कोने तक मेडिकल की सुविधा नहीं पहुंची है, शिक्षण की सुविधा नहीं पहुंची है। गरीब घर में भी टैलेंटेड बच्चे बच्चियां होती है, लेकिन उसकी इकोनॉमी अच्छे नहीं होने की वजह से वो जहां पे उनको पहुंचना चाहिए पहुंच नहीं सकते। ये हम सबके लिए बहुत दुखद बात है कि 75 साल बाद भी जो अमीर आदमी है वो पैसे के बल पर ट्रीटमेंट ले सकता है, लेकिन गरीब आदमी को पैसा न होने की वजह से मरना पड़ता है। इसी बात अपने ईवीएम मशीन लोकशाही की हत्या हो रही है तो सिद्ध होता है। उसके बाद खासगीकरण हम देख रहे हैं, रेलवे को बेचा जा रहा है। जितनी गवर्नमेंट की अलग अलग योजनाएं थी, अलग अलग मंडल थे, उनको भी बेचा जा रहा है। ओबीसी 60-65% होने के बावजूद भी उसकी गणना नहीं हो रही है, क्योंकि इसको डर है अगर उसकी गणना होती है तो उतना बजट ओबीसी को देना पड़ेगा। इसलिए ये सरकार ओबीसी की गणना नहीं कर रही है। तुम जानवर की गिनती करते हो, उसके बाद जो तृतीय पंथी है उनकी गिनती करते हो, लेकिन जो जिंदा इंसान ओबीसी है, बहुजन समाज है, जिसके ऊपर एक देश की पूरी इकोनॉमी टिकी हुई है, उसकी गिनती क्यों नहीं करती है? मेश्राम साहब ने बहुत एक क्रांतिकारी पुरुष है। इस क्रांतिकारी पुरुष को अभी अपने देश के अंदर एक ऐसा कोई भी लीडर नहीं है कि जो वर्तमान में ये सब चीजों के ऊपर आवाज उठा रहा होगा। वामन मेश्राम साहब पूरे देश में एक जो लीडर है कि वर्तमान में जो समस्या हमारे समाज को, हमारे देश को भोगना पड़ रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठा रहे। हम सबका ड्यूटी है, हम सबका कर्तव्य है कि जो इंसान रात दिन इस देश के लोकशाही को, इस देश को, संविधान को बचाने के लिए रात दिन एक कर रहा है, उसको हमने साथ देना चाहिए। मेरे को यहाँ मौका दिया, इसलिए मैं आयोजकों का धन्यवाद बोलूंगा। आखिर में बोलूंगा, आपने भी मेरे साथ बोला जय संविधान, जय संविधान। धन्यवाद, जय हिंद, जय संविधान। धन्यवाद सर। मैं कोई वामन मेश्राम कोई सिंगल आदमी तो नहीं हूं, तो नागपुर वाले ने तो दिखाया ना है। 3.5 लाख लोग उधर हेडक्वार्टर पर लॉक लगाकर भाग गए थे ना। अगर पुलिस वाले मदद नहीं करते उनको तो उनकी कितनी क्या हो जाती पता है? 3 मिनिस्टर लेकर फडणवीस यहां बैठा हुआ था। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन घोटाला रोकने के लिए लगाई। हैरान करने वाली बात है, मशीन लगाई चुनाव आयोग ने, मगर मशीन लगाने का तो आदेश नहीं दिया, रीकाउंटिंग का ऑर्डर दिया। मशीन की, पेपर ट्रेल मशीन की काउंटिंग का ऑर्डर दिया और रीकाउंटिंग का भी ऑर्डर दिया। केवल मशीन लगाने का ऑर्डर नहीं दिया, मगर चुनाव आयोग ने केवल मशीन लगाने का काम किया, काउंटिंग एंड रिकाउंटिंग करने का काम ही नहीं किया, क्योंकि चुनाव आयोग को मालूम था कि पेपर ट्रेल मशीन से घोटाला पकड़ा जाता है। अब आगे हम लोग इसको कैसा रोकेंगे, ये हमारे सामने बड़ा संकट है। कैसा रोकेंगे? पहली बात तो, जब मैं ये अभियान सारे देश भर में शुरू किया तो बहुत सारे लोगों के मुझे टेलीफोन आए, अभी भी आते हैं और कहते हैं कि मेश्राम जी, ऐसा अभियान हमने इसके पहले कभी नहीं देखा, मगर जिनके खिलाफ में आप ये कर रहे हो, जागरण कर रहे हो, लोगों को जगा रहे हो, वो लोग बहुत बदमाश लोग हैं, वो आपकी बात मानने वाले नहीं। चुनाव आयोग सुनेगा, साइलेंट हो जाएगा, अमल नहीं करेगा। तो मैंने उनको पूछा फिर क्या करना होगा? ये जागरण तो ठीक है, उन्होंने कहा जागरण तो ठीक है, मैं नहीं मानेंगे नहीं। फिर मैंने पूछा क्या करना होगा? कहा एक्शन करना होगा। ये एक्शन में क्या करना होगा? तो बहुत सारे लोगों ने कहा ईवीएम फोड़ना होगा। मैंने कहा भाई, मैं ये तो संविधान के विरोध की बात है, कानून और संविधान के विरोध में काम करने का मेरा स्वभाव नहीं है, मैं इस तरह का काम करने का आदी नहीं हूं। इसलिए मैं चुनाव आयोग को अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक
समय देता हूं कि ईवीएम मशीन को सुधार, उसी पे करो। ईवीएम पे आप चाहते हो करो, कोई बात नहीं, मगर उसको सुधारो। जैसे एक्सपर्ट्स लोगों ने चुनाव आयोग को लेटर लिखा, वो लेटर भी मेरे पास है, और उन्होंने लिखा, ये भी थोड़ा आपको मैं बताना चाहता हूं ताकि आप लोगों को जानकारी हो जाए। वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसलिए बता रहा हूं। साथियों, उसमें उनका कहना यह है, जो उन्होंने लिखा कि ईवीएम मशीन में ऑडिट का सिस्टम डेवलप किया जाए। अगर ऑडिट का सिस्टम डेवलप किया जाता है तो ईवीएम को ऑडिट करने से उसकी गड़बड़ी को रोका जा सकता है। रीडिजाइन ईवीएम्स, फैसिलिटेट ऑडिट्स, एक्सपर्ट्स रिकमेंडेशन टू ईसी। अभी तक इस पर कोई अमल नहीं किया। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि चुनाव आयोग को मैं ये लिखित रूप से ये लिखने वाला हूं कि इसको सुधार करो। यदि आपने सुधार नहीं किया, नहीं माना, तो हम लोग भारत बंद करेंगे। आप लोगों को याद है कि एनआरसी एनपीआर के विरोध में मैंने भारत बंद करवाया था, सीए के विरोध में मैंने भारत बंद करवाया था। आसाम में 19,48,000 लोगों को नागरिकता के अधिकार से बीजेपी आरएसएस ने, अमित शाह ने वंचित कर दिया था। उसमें 5 लाख मुसलमान थे, 14,48,000 एससी एसटी ओबीसी के थे। जब ये बात सारे देश के लोगों को मैंने बताई, भारत बंद करवाया, तब से सीए कानून बंद पड़ा हुआ है। कितने लोगों को बताया है कि भारत सरकार का पार्लियामेंट का पास किया हुआ कानून मैंने रोक लगा के रखा हुआ। केंद्र सरकार, आरएसएस, बीजेपी, इतनी सारी ताकत, इतने सारे मुख्यमंत्री, अब मैं ही सड़क पर चलने वाला आदमी, रोक लगा के रखा हुआ है। इससे एक बात प्रमाणित होती है, हमारे पास भी संगठित शक्ति है। 47 साल लगाकर ये संगठित शक्ति का निर्माण किया। ये 6 लाख गांव का बन जाएगा 2030 तक। फिर तो इन लोगों को मैं गधे घोड़े लगाऊंगा। साथियों, क्या करना होगा सुधार? पहली बात तो यह है कि एक्ट ऑफ वोट फंडामेंटल राइट है, जो वोट का अधिकार है। हम एक्ट करते हैं, वोट देते हैं, ये फंडामेंटल राइट है। ये 8 अक्टूबर 2013 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखा कि एक्ट ऑफ वोट फंडामेंटल राइट है। क्यों? कैसे है? जैसे 7 पार्टी के लोग हैं, 7 विचारधारा है, मतदाता 7 में से एक विचारधारा को पसंद करता है। इसका मतलब यह है कि वो किसी विचारधारा को पसंद करना ये उसके अभिव्यक्ति की आजादी है, और अभिव्यक्ति की आजादी आर्टिकल 19 के तहत फंडामेंटल राइट है। तो एक्ट ऑफ वोट फंडामेंटल राइट है, और संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया है कि वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करे। हमारे वोटों की चोरी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट को हमारा कहना है आर्टिकल 32 के तहत 3 जज का पैनल बनाया जाए, निगरानी, नियंत्रण और निर्देशन चुनाव आयोग का करे। गलती करने के बाद गलती किया ऐसा ना कहे, गलती होने से रोके, निगरानी, नियंत्रण, निर्देशन करे, मॉनिटरिंग करे। 3 जज का पैनल, विधानसभा का भी, लोकसभा का। उसके साथ साथ नागरिकों की समिति होनी चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि नागरिकों के पास ही सरकार बनाने का, बिगाड़ने का अधिकार है। और ऐसी नागरिक समिति बनती है राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, लोकसभा स्तर पर, विधानसभा स्तर पर,
तो मिनट टू मिनट मॉनिटर होगा और गलती होने से उसी समय रोका जाएगा। ऐसा हमारा प्रस्ताव है। चुनाव आयोग मानता है तो ठीक है, नहीं मानता है तो भारत बंद करेंगे। अक्टूबर में कर सकता हूं, नवंबर में कर सकता हूं, दिसंबर में कर सकता हूं। और इसके लिए 12 लाख एनजीओ है भारत में, उनसे वार्ता हो रही है, कई हजार लोगों से वार्ता हो चुकी है, क्योंकि ये देश की रक्षा करना, संविधान की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना अकेले वामन मेश्राम का ठेका नहीं है, इस सबकी जिम्मेदारी है। मैं तो केवल पहल कर रहा हूं। तो लोगों को बात समझ में आ रही है। अगर ये ऐसा हुआ तो ये भारत बंद बहुत बड़ा, बहुत विशाल होगा। अगर चुनाव आयोग ने नहीं माना तो 2024 के चुनाव में ईवीएम फोड़ेंगे। अगर चुनाव आयोग ने कानून और संविधान के दायरे में रहकर कार्य नहीं किया तो ईवीएम मशीन फोड़ेंगे। इसके लिए मैं सारे देश भर में हमारे संगठन के लोगों को आदेश दे रहा हूं, निर्देश दे रहा हूं कि कल से मीटिंगें करो। 10, 20, 25, 50, 100, 200 लोगों की मीटिंगें करो। उसमें शेड्यूल कास्ट के 15 लाख, बूथ पर 15 लाख लोग तैयार करना है। शेड्यूल ट्राइब के 15 लाख तैयार करना है। नॉमिनेटेड ट्राइब के 15 लाख तैयार करना है। एमबीसी के 15 लाख, ओबीसी के 15 लाख, माइनॉरिटी के 15 लाख और महिलाओं के 15 लाख। 15 लाख बूथ रहने की संभावना है। यदि हम ऐसा करते हैं, तैयारी करो, तैयारी का वीडियो बनाओ कि हम फोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अभी फोड़ो मत, अभी क्यों तैयारी करो। अति उत्साह में बहुत गड़बड़ियां हमारे लोग करते हैं। नगर के कार्यकर्ता ने फोड़ दिया। अरे मैंने कहा भैया अकेले के फोड़ने से क्या होगा, अकेले के फोड़ने से नहीं होगा। ये रोकने का मामला है, तेरी इच्छा पूरा करने का मामला नहीं है। नहीं नहीं, मेरे से रहा ही नहीं गया, फोड़ दिया। मैंने कहा क्या हुआ, एफआईआर हो गया। फिर आगे क्या हुआ, अरेस्ट करके लेके गए। फिर क्या हुआ, जमानत हो गई। फिर क्या हुआ, केस चली। फिर क्या हुआ, निर्दोष छूट गया। मैंने पूछा निर्दोष कैसे छूटा, तो उसने कहा मैंने जज साहब को 8 अक्टूबर 2013 का जजमेंट का कॉपी दिया कि जज साहब ये सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ है, आपका कोर्ट तो छोटा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। अच्छा है तेरे पास, हाँ दे दे, ले। ओके जा। सुप्रीम कोर्ट ही बोल रहा है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। जिला लेवल पर, तहसील लेवल पर, मैजिस्ट्रेट लेवल पर है। उसको निर्दोष छोड़ दिया। साथियों, ये जो मामला है ईवीएम रोकने का, अगर उन लोगों ने कानून और संविधान के विरोध में अगर ऐसे ही करना शुरू कर दिया तो हमको इतना बड़े पैमाने पर एक्शन करना पड़ेगा। और इतने बड़े पैमाने पर जब एक्शन करेंगे तो कुछ लोगों ने मुझे कहा मेश्राम जी सजा होगी, मुझे कहा सजा होगी, जेल होगी। मैंने पूछा गांधी जी जेल में जाते जाते महान हो गए कि लहान हो गए? हाँ कि महान हो गए। तो मैं जेल में जाके लहान होऊंगा या महान होऊंगा? तो महान, वो भी बोल रहा है महान। इसलिए हम कोई चोरी करके थोड़ी जेल में जा रहे हैं, ठगी करके थोड़ी जेल में डाल रहे हैं। देश की रक्षा के लिए, चुनाव की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए जेल में जा रहे हैं। जो लोग ऐसा जेल में जाएंगे, जेल के बाहर आने के बाद हीरो हो जाएंगे। मैं गुजरात में, अहमदाबाद में जेल में गया, मेरे को पुलिस वाले जेल में लेके ही नहीं जाते, जेल में लेके गए। मैं ही गया, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर मेरे पास आके कुर्सी टाके बल गए, बैठ गए और कहा आज तो आप हीरो हो गए। तो मैंने कहा गांधी जी ने ही अकेले हीरो होने का ठेका ले रखा है, मैं हुआ तो क्या बिगड़ा? नहीं, मैं तो आपको केवल बता रहा हूं कि आप हीरो हो गए। मैं कहा कैसे? कहा सारे देश भर से टेलीफोन आ रहे। मुझे तो पहली बार पता चला कि इतना विशाल आपका संगठन है।
साथियों, हम जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ये चोरी चकारी की लड़ाई नहीं है, ये देश की लड़ाई है। देश को बचाने की, संविधान को बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र के बचाने की लड़ाई है। जो भी जेल में जाएगा, ये 10 साल में देश बदलेगा और हमारे लोगों के हाथ में भी इख्तियार आ सकता है। तो उन सभी लोगों को जो जेल में जाएंगे, स्वतंत्रता सेनानी का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो कुछ लोगों ने मुझे कहा, अरे हमको तो पहले ही रिजर्वेशन SC ST OBC को है, इससे क्या फायदा होगा? तो मैंने कहा प्रेफरेंस शुड बी गिवन। तुम शेड्यूल कास्ट का हो, शेड्यूल ट्राइब का हो, OBC को हो, तो भी तुमको प्रेफरेंस दिया जाएगा। जो जेल में जाएगा उसको पहले नौकरी मिलेगी। शेड्यूल कास्ट का हो और जेल में ना जाए बाद में होगा। उसको मिलेगी भी और नहीं भी मिलेगी। जो जेल में जाएगा उसको मिलेगी। कांग्रेस के लोग खले कब से मतलब आजादी की लड़े, उनके अभी भी चल रहे, पता नहीं कैसे चल रहे। स्वतंत्रता सेना की सर्टिफिकेट अभी भी चल रहे। साथियों, ये लड़ाई है, इस लड़ाई को लड़ना होगा और जेल में जाना गौरव की बात है। हम कोई चोरी चकारी करने के लिए जेल में नहीं जा रहे हैं, देश की रक्षा के लिए जा रहे हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से इसको रोकना संभव होगा। जब कोई एक आदमी का मर्डर करता है तो 302 की कलम लगती है और 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख लोग अगर किसी नेता को घर में घुसकर हत्या कर देते हैं, कर्नल गद्दाफी के घर में घुसे, उसकी हत्या कर दिया, कोई FIR नहीं हुआ, कोई FIR नहीं हुआ, एक भी FIR नहीं हुआ। जब ऐसा होता है, लाखों लोग जब हत्या कर देते हैं, कोई FIR नहीं होता और अखबार में खबर आती है, हत्या की खबर आती है, रेवोल्यूशन हो गया। रेवोल्यूशन का FIR होता है? कोई सुना? इसलिए साथियों, इस देश में इतनी सारी गंदगी पैदा हो गई है और EVM मशीन ने, कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है। एक ब्राह्मण राज समाप्त होता है तो दूसरा ब्राह्मण आता है, ब्राह्मण राज। इस तरह से EVM मशीन ने ब्राह्मण राज को परमानेंट कर दिया और हम लोगों को केवल लाइन लगाकर वोट देने के काम में लगा दिया। बदलाव इसमें संभव नहीं है। वोट का अधिकार समाप्त करने की वजह से संविधान लगभग समाप्त हो गया हमारी दृष्टि से। बहुत सारे लोग कहते हैं RSS BJP वाले संविधान समाप्त कर देंगे। अरे वोट का अधिकार समाप्त होने के बाद समाप्त हो गया। आप लोगों के पल्ले नहीं पड़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। इसको समझने की जरूरत है, इसको बदलने की जरूरत है, इसको अपने आप को इसके लिए तैयार करने की जरूरत है। आप ऐसा करेंगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।